जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, इसके पहले पिछले क्लास में जो हम लोगों ने अध्ययन किया था, सेवारत अध्यापकों के लिए विशेष अनुष्ठान कार्यक्रम पे हम लोगों ने बात किया था। अब उसी क्रम में हम लोग आगे जो एक चैप्टर है जिसका नाम है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों तो देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए और प्राथमिक विद्यालयों के लिए, माध्यमिक विद्यालयों के लिए पुनरुत्थान या गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तमाम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसके कारण से प्राथमिक शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में जो निरंतर हरासमेंट या गिरावट देखने को मिल रही है, उसको सुधारने हेतु बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उसी क्रम में हम बात करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए ये जो विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है, इसका भी आयोजन किया गया है। इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम लोग सॉफ्ट के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। सॉफ्ट जो कार्यक्रम का पूरा नाम है वो प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सॉफ्ट को। और ये कार्यक्रम जो था वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के लिए चलाया गया था। और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत थी 1993 से 94 में की गई थी, जिसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षक छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं भूमिका अदा करता है, क्योंकि शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करता है, सहायता करता है। वो तमाम गतिविधियां अपना करके बच्चों का या छात्रों का सर्वांगीण विकास करता है। अतः उन शिक्षकों को प्रशिक्षण देना आवश्यक हो जाता है। और समय समय पर भारत सरकार ने कहीं ना कहीं टीचरों को प्रशिक्षण देने के लिए ही ये कार्यक्रम चलाया हुआ है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण को क्रमबद्ध किया गया। ठीक है, बिल्कुल सीरियलबद्ध। हमने आपको बताया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, उसके बाद सेवारत अध्यापकों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम चलाया गया। अब उसके पश्चात आप देख रहे हैं प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम चलाया गया। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस है। उसके बाद आप बहुत सारे कार्यक्रम आगे भी पढ़ेंगे, तो ये क्रमबद्ध है ना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में CIET बोलते हैं, प्राथमिक शिक्षकों के लिए ऑडियो और वीडियो कार्यक्रम तैयार करता है। आज भी आप देखे होंगे कि मॉड्यूल के रूप में, ऑडियो के रूप में भी तमाम कार्यक्रम बनाए गए हैं, बना करके उसको प्रसारित किया जाता है। वीडियो के रूप में आप देखे होंगे कि जो परख एक कार्यक्रम है, पूरा का पूरा NCERT वेस्ट पे 1 से लेकर के 8 तक की कक्षा के लिए आप देखेंगे तो पूरा का पूरा वीडियो के रूप में वो मॉड्यूल बना हुआ है। टीचरों का आए दिन समय समय पर वो ट्रेनिंग भी वहाँ वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। उस वीडियो को लोग देखते हैं, उनके विषय वस्तु से संबंधित जो चीज़ें रहती हैं उसमें निर्मित की गई हैं। और हर एक विषयवार है, सभी विषयों का, हिंदी का हो गया, हिंदी भाषा से संबंधित, गणित भाषा से संबंधित, शिक्षण जो पेडागोजी होता है, शिक्षण शास्त्र जो होता है उससे संबंधित है। और आप देखेंगे तो विज्ञान से संबंधित मॉड्यूल तैयार किया गया है, पर्यावरण से संबंधित मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें शिक्षक को कैसे या शिक्षक कैसे बच्चों को पढ़ाएगा जिससे उनकी ज्ञानार्जन हो सके, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया है।
शिक्षक क्या करता है, उसको अपने ऐप के थ्रू लिंक उसमें भेजा जाता है या फिर लिंक है उस पर ऐप के थ्रू जा करके वो वीडियो चला करके संचालित करके बाकायदे उसको वीडियो देखता है। बीच बीच में उसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिससे कि टीचर इवैल्यूएशन बच्चों का किस तरीके से करेगा उसमें बाकायदे बताया जाता है ना कि जब टीचर पढ़ा लेता है तो पढ़ाने के पश्चात बच्चों को कितना सीख पाए, कितना सीखना अभी बाकी है, उसके लिए मूल्यांकन भी होना जरूरी है। तो किस प्रकार से बच्चों से ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर किस तरीके से प्राप्त किया जाएगा, ये सभी कुछ कहीं ना कहीं इस वीडियो कार्यक्रम में तैयार करके दिया गया है। यह कार्यक्रम जो होता है रचनात्मक शिक्षण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, क्योंकि इसमें टीचर क्रिएटिविटी करता है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि अब शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं रह गया, बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा है और बालकों के रचनात्मक, सृजनात्मक या प्रतिभाशाली बनाने के लिए हम तमाम प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों से या बच्चों को अवसर दिया जाता है क्रिया करने के लिए। तो हम ऐसी चीज़ें या ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दें बच्चे जिसमें उनका सृजनात्मकता और रचनात्मकता का विकास हो। ये सभी कुछ कहीं ना कहीं कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही आजकल प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक जो है वो सिखाने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि उसमें आप देखे होंगे कि अगर पद्य के पोर्शन है तो उसको गा गा करके शारीरिक ढांचाएं जो है उसी प्रकार से वो क्रिया करके बच्चों को दिखा रहा है और बच्चे भी उसी तरीके से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसके माध्यम से सिखा रहा है। और भी बहुत सारी गतिविधियां जैसे खेल के माध्यम से भी सिखाना। तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं बनाया गया जिसमें क्या किया जा रहा है, रचनात्मकता शिक्षण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा रहा है। ठीक है। अब इस समय जो हमने बात किया कि NCERT का शिक्षक शिक्षा एवं विशेष शिक्षा विभाग अपने अन्य संबंधित विभागों जैसे कि विद्यालय पूर्व एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग अपने संबंधित विभाग केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों जिसमें अजमेर आता है, भोपाल आता है, भुवनेश्वर एवं मैसूर एवं अन्य क्षेत्रीय सलाहकारों के सहयोग से इस कार्यक्रम का संयोजन किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे जो हमने नाम गिनाया विभागों का जो कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, जो तकनीकी से संबंधित ये मॉड्यूल बना रहे हैं और वो मॉड्यूल बना करके ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में कहीं ना कहीं टीचरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्योंकि पहले के समय में आप देखे होंगे, थोड़ा सा और अगर 10 साल पहले जाएं तो 10 साल पहले आप देखेंगे तो टीचरों का एक प्रशिक्षण केंद्र हुआ करता था, वहाँ पर टीचरों को बुलाया जाता था और टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो बहुत सारे टीचर वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाते थे, तो इसलिए प्रशिक्षण का जो तरीका है वो आप उन लोगों के मोबाइल में ही ऑडियो और वीडियो के रूप में ऐप के थ्रू भी ये प्रशिक्षण दे दिया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ तक दिख रहा होगा ना, तो 4.5 लाख प्रति वर्ष प्राथमिक के जो शिक्षक है ना, इतने 4.5 लाख जो प्रति वर्ष शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। अब इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है तो ये है कि कार्यक्रम जब प्रारंभ किया जाए तो उसमें उस कार्यक्रम में लगभग इतने जो शिक्षक हैं उसका लाभ उठा सके और प्रशिक्षण ले सके, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा स्तर को ऊंचा उठा सके। इस कार्यक्रम को अगर देखेंगे तो विशेष रूप से विषय वस्तु जो है वो स्पष्ट करने या विशेष रूप से जो विषय वस्तु है उसको समझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि टीचर ये समझ लें कि बच्चों के सामने किस तरीके से विषय वस्तु को प्रस्तुत करना है, जिससे कि वो आसानी और रोचकता पूर्वक समझ सके। ठीक है। तो इसलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप देखेंगे तो टीचरों को कुशलता या कह सकते हैं कौशल डेवलपमेंट किया जा रहा है वो प्रशिक्षण के द्वारा, जिससे कि कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम स्पष्ट करता है कि उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो विभिन्न विषय वस्तु हैं, जिसमें हमने नाम गिनाया कि आपका हिंदी भाषा हो गया, गणित
से संबंधित, गणित भाषा से संबंधित प्रशिक्षण देना हो गया, विज्ञान से संबंधित हो गया, पर्यावरण से संबंधित हो गया। और हमने जो एक बात और कहा था कि शिक्षण शास्त्र हो गया ना, तो इन सब को केंद्र में रखा गया है और इन्हीं को केंद्र में रख करके कहीं ना कहीं टीचरों को वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो बच्चों के जब क्लास में जाते हैं तो बच्चों को किस तरीके से वो शिक्षित करेंगे, किस तरीके से उनका ज्ञानार्जन करेंगे, ताकि वो अधिक से अधिक सीख सके, जिसमें बच्चों के अंदर क्या हो सके, सृजनात्मकता का निर्माण हो सके, रचनात्मकता का निर्माण हो सके। और इन सब का निर्माण होगा तभी हम बच्चे को प्रतिभाशाली बना सकते हैं, या कह सकते हैं बच्चे का चहुमुखी विकास कर सकते हैं। तो इसलिए पाठ्यक्रम के जो सभी क्षेत्र हैं वो अनुभव प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है टीचरों को, ताकि वो अनुभव के आधार पे भी बच्चों को सिखा सके। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में एक जोड़ा जाता है शिक्षकों का कार्य अनुभव, तो वो अपने कार्य अनुभव के आधार पे भी बच्चों को सिखाते हैं। एनसीएफ 2005 कहता है कि जब कभी जो शिक्षक पढ़ाने कक्ष में आता है तो मान लीजिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं जब प्रस्तुत कर रहा है तो उसके सामने शिक्षण सामग्री मान लीजिए नहीं है तो वो बच्चों को ये नहीं कहेगा कि हमारे पास आज शिक्षण सामग्री कोई नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते, या फिर हमारे पास किताब नहीं है, हम आपको नहीं पढ़ा सकते। तो वो अपने अनुभव के आधार पे भी बच्चों को शिक्षण कार्य करेगा। वो कोई बहानेबाजी नहीं करेगा कि आज ये नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे, आज वो है तो नहीं पढ़ाएंगे, ऐसी चीज़ें नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने कार्य अनुभव के आधार पे भी पढ़ा सकता है, कहानी के माध्यम से भी पढ़ा सकता है, कविताओं के माध्यम से भी पढ़ा सकता है, चुटकुले के माध्यम से भी पढ़ा सकता है। ये तभी हो सकता है जब उस शिक्षण में वो कुशल होगा, जब उसको इस तरीके का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है। अब उसके साथ साथ आप देखेंगे तो टीचरों को यहाँ पे और भी चीज़ें किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे टीचरों को कल्पना शक्ति डेवलपमेंट किया जा रहा है, उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। और उसके साथ साथ देखेंगे तो साक्ष्यों का जो प्रदर्शन होता है उसको भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने के लिए ट्रेनिंग किया जा रहा है। जो व्यवहार हैं, किस तरीके का बच्चों के सामने व्यवहार करेंगे, ये भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, उनको मारना पीटना नहीं चाहिए। छोटे बच्चे अगर मार देंगे तब भी भय के कारण वो विद्यालय नहीं आएंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो प्रदर्शन, आजकल ना प्रदर्शन को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ें होती हैं तो बच्चों को प्रदर्शित करके दिखाने की बात करते हैं। उनके सामने जब हम प्रदर्शन करके दिखाते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं। मूल्यांकन करना सिखाया जाता है टीचरों को कि बच्चों को किस तरीके से मूल्यांकन किया जाए। आज आधुनिक समय में ये बहुत बड़ी समस्या है मूल्यांकन की, क्योंकि हम कक्षा में सभी बच्चों का एक समान मूल्यांकन करते हैं। क्योंकि बच्चों देखिए एक समान हमें मूल्यांकन नहीं करना होगा, बच्चों का कक्षा में विविधताएं हैं, कोई प्रतिभाशाली है तो कोई सृजनात्मक है तो कोई रचनात्मक बालक है तो कोई पिछड़ा बालक है, कोई सामान्य बालक है। तो आप समझना पड़ेगा कि जैसे जो दिव्यांग बालक हैं उनका अगर उन्हीं के साथ मूल्यांकन करेंगे तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। उनके लिए आप देखिए कि वो किस क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं, ऐसा क्या उसमें विशेष गुण है जो अन्य बच्चों में नहीं है, तो उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। जो आज हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो तभी वो एक साथ सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकता है, अन्यथा जो प्रतिभाशाली है तब तो जाहिर सी बात है अच्छा स्कोर पाएगा, और जो जड़ बुद्धि है या फिर दिव्यांग है तो वो प्रतिभाशाली की अपेक्षा कम नंबर पाएगा। तो अगर उसी तरीके का या उसी मानक पे अगर आप मूल्यांकन करते हैं तो अपने आप को वो उस क्लास में एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मूल्यांकन की भी प्रक्रिया का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। कौशलों का निर्माण हो किस तरीके से, उसका भी कहीं ना कहीं बात किया जाता है। और एक चीज़ और समझिएगा, इन सब सारी बातों के अलावा अगर आप देखेंगे तो कार्यक्रम का जो मूलतः उद्देश्य था कि बच्चों के साथ बात विचार किया जाए, मतलब कह सकते हैं चर्चा पर चर्चा किया जाए, विचार विमर्श किए जाएं, जिससे उनके शिक्षण में जो समस्याएं आ रही हैं वो अवगत करें। अगर बच्चे
टीचर से वो समस्याएं बता ही नहीं रहे हैं कि अधिगम करते समय मेरे सामने क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को छुपाए रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम जो शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे खुल करके टीचरों से अपनी समस्याएं अवगत ही नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो ये तभी हो सकता है जब ये ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करिए, स्नेह दीजिए, प्रेम दीजिए, उनको ऐसे माध्यम से सिखाइए जिससे कि वो प्रेरित हैं, रुचि रखते हों। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये वैकल्पिक कह सकते हैं कि दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया गया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, ये था पूरा प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत मुख्यतः बातें थी जो मैंने आपको बताया। अब फटाफट क्या करिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब मैं लेक्चर देने लगता हूँ या बताने लगता हूँ आपको, तो बोर्ड का बहुत सारा हिस्सा ये पीछे नहीं दिख पाता है जो लिखा है। तो नोट्स के रूप में आप लोग इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं साइड हट जा रहा हूँ, पूरा उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, नोट कर लिए सब लोग। अब देखिए, उसके पश्चात है सॉफ्ट के उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विचारों से परिचित कराना। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी पहले निकली थी उससे क्या कराना है, उसके जो विचार हैं, जो सुझाव हैं, उसमें जो सिफारिशें की गई हैं, उससे शिक्षकों को क्या करना, परिचित कराना। दूसरा है शिक्षण शास्त्र में परिवर्तन तथा शिक्षण में उनके अनुपालन के दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, जो पेडागॉजी होती है, क्योंकि पेडागॉजी ही ऐसा होता है जो बच्चों से संबंधित चीज़ों की बात की जाती है, उसमें बच्चे को कैसे हम अवसर दें, अधिक से अधिक सीख सकें, स्वतंत्र वातावरण दें जिससे कि वो सीख सकें, या हम ऐसी कौन सी गतिविधि कराएं जिससे कि वो ज़्यादा सीख सकें। तो उसमें बच्चों से संबंधित पेडागॉजी होता है। टीचर भी इन्वॉल्व होकर के कैसे सिखाए, उसमें क्या करना है, परिवर्तन करना है, क्योंकि पहले के समय में जो चल रही थी, अगर वैसे ही सिर्फ मौखिक रूप से शिक्षा दी जाएगी तो बच्चों में उतना परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसमें परिवर्तन करना है तथा शिक्षण में उसके अनुपालन के दृष्टिकोण विकसित करना है, क्योंकि शिक्षक का जो काम है, जो ये सारी बातें कह रहा है, तो उसको पालन भी करना है, धरातल पर उतारना भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पंजीयन करा दिया गया, पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, बताया ही नहीं जा रहा है, कुर्सी लगा करके इस पे ब्लैक बोर्ड पे आकर के दिनांक लिख दिया गया या कुछ चीज़ें लिख दी गई, बस खत्म हो गया, बच्चों उसको पढ़ो और टीचर अपना बैठे। ऐसी चीज़ें नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस पेडागॉजी में परिवर्तन करना है तथा उसका पालन भी करना है। उभरती शिक्षण पद्धतियों तथा प्राथमिक शिक्षकों के बीच समायोजन विकसित करना है, क्योंकि शिक्षा क्या है, आप समझिए, शिक्षा को कहा जाता है, पहले के संदर्भ में कुछ और शिक्षा थी, आज के संदर्भ में अलग शिक्षा है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे शिक्षा भी क्या हुई, परिवर्तित होती गई। तो एक कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, विकासोन्मुख प्रक्रिया है जो, या गतिशील प्रक्रिया है ना। तो आज क्या है, उभर रही है, जो शिक्षा की समय मांग है उसी के अनुसार उस पद्धति को अपनाना चाहिए और प्राथमिक शिक्षकों को उसी के बीच में अपने आप को समायोजित करना चाहिए, एडजस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर तकनीकी के माध्यम से अगर सिखा रहे हैं या कुछ गतिविधियों के माध्यम से अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो ये चीज़ें प्राथमिक शिक्षकों को करनी होगी, कहीं ना कहीं ये इसका उद्देश्य है। उसके पास बाद है प्रदर्शन तथा शिक्षण प्रक्रियाओं को स्पष्ट के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, प्रदर्शन तथा शिक्षण प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से अवसर उपलब्ध करा। देखिए, प्रदर्शन करके भी बच्चों को सिखाना पड़ेगा और उसके साथ साथ शिक्षण जो प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि आप देखे होंगे, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं टीचरों को वर्तमान समय के साथ चलना पड़ेगा। लॉकडाउन में आप देखे होंगे, जब कोरोना काल था तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत पहले से, जिनको मोबाइल नहीं चलाना आ रहा था, उनको ऑनलाइन आकर के नहीं पढ़ाना आ रहा था, लेकिन समय की डिमांड ऐसी हुई
कि बच्चों की हम शिक्षा रोक भी नहीं सकते हैं, चलनी भी चाहिए। तो इसलिए क्या किया गया, टीचरों को ये भी कहा गया कि आप क्या करिए, मॉड्यूल बना उस पर पूरा का पूरा ऑनलाइन मॉड्यूल बना और उसमें टीचरों को ट्रेनिंग भी दिया गया और उसमें ये कहा गया कि बच्चों का क्या करिए, व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए उनके अभिभावकों का, व्हाट्सअप ग्रुप बना लीजिए और वहीं पे ऐप के थ्रू क्या करिए, लिंक भी शेयर करके बच्चों को ऑनलाइन आकर के आप क्या करिए, सिखाइए। तो बहुत सारे टीचरों के सामने एक समस्या आई कि हमें तो मोबाइल ही नहीं चलाने आता है एंड्रॉइड और हम कैसे ऐप के थ्रू पढ़ाएं। तो उसके साथ ही क्या करना, जो शिक्षण प्रक्रियाएं हैं वो स्पष्ट की गई कि नहीं ये चीज़ें आपको करना है और ये अवसर दिया गया। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान सीखा कि हमको कैसे सिखाना है, बताना है। ठीक है, शिक्षकों को प्रतिदिन कक्षा शिक्षण के लिए सामग्री विकसित करने के लिए तैयार कराना, क्योंकि हमें देखिए जब भी हम कोई विषय पढ़ाने आते हैं तो उसमें एक टॉपिक होता है, प्रकरण होता है जो बच्चों के सामने हमें प्रस्तुत करना होता है। तो उस टॉपिक से संबंधित हमारे पास कुछ उपकरण या शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए जिससे कि हम उस टॉपिक को क्लियर कर सके, आसान बना सके, प्रभावशाली बना सके और उसको सिखा सके जिसमें वो रुचि लेता है। तो इसलिए हमें पहले से ही वो प्रकरण पढ़ाने से पहले ही उससे संबंधित सामग्री का निर्माण कर लेना होगा और उसका पहले ही भी ये प्लानिंग कर लेना होगा कि उस सामग्री का कब, कहाँ और कैसे प्रस्तुतिकरण करना है जिससे कि हम उसका ज़्यादा से लाभ उठा सकें। तो ये भी कहीं ना कहीं उसमें बताया गया। सतत एवं व्यावसायिक विकास के लिए सुझाव देना। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि ये प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यूअस चलती है। ठीक है, और ये आज के वर्तमान समय में क्या है, व्यावसायिक हो गया है शिक्षा, तो इसका भी विकास होना चाहिए। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक जो थे उनको ये सुझाव दिया गया कि इसको कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं और ये कंटिन्यू कैसे हो सकता है, ये भी बताया गया। उसके बाद है सॉफ्ट कार्यक्रम की प्रक्रिया। ठीक, अब क्या प्रक्रिया है पहला देखते हैं। अब ये चीज़ें आपको समझना होगा कि यह जो कार्यक्रम था वो काफ़ी चर्चा में रहा। इसका कार्य जो था कि प्राथमिक शिक्षकों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि प्राथमिक शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। समय समय पर उनको ऐसे वीडियो और ऑडियो कार्यक्रम बना करके दिए जाएं। पूरा का पूरा विषय वस्तु का मॉड्यूल तैयार करके दिया गया जिससे वो समय समय पर उसको सुन करके, देख करके किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि वो आसानी से सीख सके। ये पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है वो आप देखेंगे। तो एक कार्यक्रम चला था परख, और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो कि आप देखेंगे। उसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों को, जो हमने एक बार लिखा हुआ था 4.5 लाख शिक्षकों को उसके अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ने का टारगेट था, जोड़ा गया। लोग उसी के माध्यम से प्रशिक्षित हुए ना, और प्रशिक्षण लेकर के तकनीकी के माध्यम से लोगों ने सिखाने का प्रयास किया। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, कोरोना काल की। उसके पहले भी ये कार्यक्रम चला था जिसमें कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत टीचरों को प्रशिक्षण दिया गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये कि ये विषय वस्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल मॉड्यूल या मैनुअल बना हुआ था और उसी को प्रशिक्षण दिया जा रहा था मैनुअल के हिसाब से। ठीक है, तो संपूर्ण पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत प्रक्रिया क्या था, संपूर्ण कक्षा शिक्षण में समूह चर्चा कराना। अब देखिए कि कक्षा में क्या है, शिक्षण के दौरान हम समूह चर्चा भी करवाएं ताकि बच्चों, जब हम समूह चर्चा करते हैं तो हर एक बच्चों का क्या होता है कि विचार मिलके आते हैं। तो इसीलिए प्रशिक्षण में टीचरों का भी समूह चर्चा करवाया गया, उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको पढ़ाते समय। तो ये भी चीज़ें उभर के आई जिसमें उस कार्यक्रम के अंतर्गत का समाधान करने का भी प्रयास किया गया। शिक्षण अधिगम के वीडियो प्रदर्शन कि आप, इसमें ये भी टीचरों को प्रशिक्षण दिया गया कि वीडियो प्रदर्शन के द्वारा भी आप सिखा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कि बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो अमूर्त रूप में हैं, तो बच्चों को वीडियो दिखा करके भी बताया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखा सकते हैं चला करके। तो कुछ ऐसी भी विज्ञान में हो गया, पर्यावरण में हो गया, तो
अगर हमको मूर्त रूप में दिखाना है तो हम वीडियो विजुअल भी चीज़ें उनको दिखा करके वो शिक्षण स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक भ्रमण जो प्राथमिक विद्यालयों में बहुत कारगर सिद्ध होता है। अगर हम क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें अगर बताएं कि व्यवसाय ऐसे होता है, कृषि ऐसे होता है, मछली पालन ऐसे होता है, उद्योग में ईंटों के जो निकलता है जिससे मकान बनता है, तो उसके लिए एक भट्ठे होती हैं निर्माण की, तो उसको कक्षा के रूम में हम ये बहुत सारी बता करके उतना प्रभावशाली नहीं होगा। उसको हम क्या कराएं, शैक्षिक भ्रमण कराएं। अगर उन भट्ठे के पास ले जा करके उनको दिखाएं कि कैसे मिट्टी से इसको पथाई होती है, फिर उसके बाद पश्चात इसको उस चिमनी में पूरा सरिया किया जाता है, कोयले डाला जाता है, पकता है, तब जा कर के ये कड़ा होता है, तब जा कर के ये मकान बनता है, इससे ये दिखा सकते हैं। तो शैक्षिक भ्रमण जो होता है वो मूर्त रूप से जब बच्चे देखते हैं और आप उसको मौखिक रूप से बता रहे हैं तो वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा दिनों तक उनके मस्तिष्क में धारण रहता है। तो इसलिए शैक्षिक भ्रमण बच्चों को ज़्यादा सिखाना चाहिए। इसके माध्यम से प्रदर्शन करके भी सिखाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम प्रदर्शित करके भी बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, ये पूरे पॉइंट्स जो है वो नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका नोट्स बना लीजिए आप लोग भाई तुरंत। उसके पश्चात प्यारे बच्चों देखिए सॉफ्ट की प्रशिक्षण सामग्री। देखिए इस अगर हम सॉफ्ट की प्रशिक्षण सामग्री की बात करते हैं तो इसमें इस कार्यक्रम का जो मुख्यतः उद्देश्य हमें समझ में आता है कि प्राथमिक शिक्षा में जो गुणवत्ता है उसको लाने का प्रयास किया जाए और इस कार्यक्रम के माध्यम से विचार विमर्श किया जाए कि और क्या ऐसे चीज़ें लागू की जा सकती हैं जिसकी वजह से हम प्राथमिक शिक्षा स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे सामग्रियों का या कह सकते हैं बहुत सारे इसमें चीज़ों को जोड़ा गया, जिसके लिए ऐसे बहुत सारे सामग्रियों को जोड़ करके हम इसके जो सॉफ्ट था उसके उद्देश्य को पूरा कर सके, जो कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हम बात करते हैं। तो सॉफ्ट की जो प्रशिक्षण सामग्री है उसमें पहला सामग्री ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना को कहीं ना कहीं सम्मिलित किया गया और उसमें जो उद्देश्य था कि इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना के माध्यम से हम कहीं ना कहीं गुणवत्ता सुधार सकते हैं प्राथमिक स्तर के। दूसरा जो सामग्री जोड़ा गया है न्यूनतम अधिगम स्तर, एवं कह सकते हैं इसमें जो प्राथमिक शिक्षक थे उन शिक्षकों का जो उत्तरदायित्व था उसको निर्धारित किया गया। अब आपको ये थोड़ा सा लगेगा कि न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है। तो न्यूनतम का मतलब यहाँ पे सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था कि न्यूनतम अधिगम स्तर या फिर इसको अपेक्षित अधिगम स्तर भी कहते हैं। तो न्यूनतम का मतलब लगाया जाता है कि जो हम अपेक्षाएं करते हैं एक तरीके से कि बच्चे का हम यहाँ तक विकास कर लेंगे पढ़ाने सिखाने के पश्चात, तो उसमें वो जो हाइपोथेटिकल हम लोग एक तरीके से अपेक्षा करते हैं कि हम यहाँ तक बच्चों को सिखा लेंगे पढ़ा लेंगे, इसी को लगाया जाता है न्यूनतम से। अधिगम का मतलब जब सिखाने के पश्चात बच्चे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। स्तर का मतलब यहाँ के कक्षा या बच्चे के आयु से लगाया जाता है कि जिस भी कक्षा को हम पढ़ा रहे हैं तो उसका न्यूनतम अधिगम क्या होगा। तो इसीलिए कक्षा 1 में हम लोग टारगेट करते हैं कि बच्चों को कुछ जो क ख ग घ है गिनती पहाड़ा है उसको सिखा लें, जिसमें उनको बोलना आ जाए, पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए। तो यही न्यूनतम अधिगम स्तर मान लिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। सतत क्या होता है, जो कंटिन्यूटी बच्चों की मूल्यांकन की जाती है, इसको भी इसके कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री रखी गई। और व्यापक मूल्यांकन जो कि हम शिक्षण के दौरान जो बीच बीच में मूल्यांकन करते हैं और उससे पाते हैं कि बच्चों में क्या कमियां हैं और उसको समय रहते ही हम सुधारते हैं, उसको कंटिन्यूटी मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। वो हर समय चलता रहता है। लेकिन व्यापक मूल्यांकन का अर्थ वहाँ पर होता है जो हम लोग वार्षिक लेते हैं या छमाही मूल्यांकन करते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि एक
संपूर्ण रूप से जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसको हम लोग व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा आता है और वार्षिक परीक्षा आपका सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए विद्यालयों में वातावरण का निर्माण करना, क्योंकि देखिए शिक्षक तो महत्वपूर्ण योगदान देता ही है, शिक्षक का रोल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ विद्यालय का वातावरण ऐसा शुद्ध हो जिसमें बच्चे सीखने के लिए प्रेरित हों, विद्यालय में पढ़ने के लिए आएँ, तो ऐसा वातावरण हमको बच्चों को देना भी पड़ेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि विद्यालय में भवन अच्छे हों, पुस्तकालय की व्यवस्था हो, खेलकूद की व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो और उनके शौचालय की व्यवस्था हो, और कह सकते हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए और भी शारीरिक और मानसिक कहीं न कहीं क्रियाओं के लिए भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है। छात्राओं की शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका, देखिए आप देखेंगे तो पहले के समय में भी आप देखेंगे तो छात्राओं के शिक्षकों पर उतना महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से बालिकाओं पर हमेशा विशेष रूप से बात किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं भूमिका की शिक्षकों की, तो उसमें आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हो जाती हैं कि यहाँ पर पहले तो ये हो जहाँ पर बालिकाएं हैं वहाँ पर एक महिला शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए प्राथमिक विद्यालयों में, जिनमें समय समय पर उनकी समस्याओं से अवगत होते रहें वो, और उनको सीखने संबंधित कहाँ पर बाधा उत्पन्न हो रही है उससे भी कहीं ना कहीं अवगत टीचर को होना चाहिए। तो इसलिए अगर कहेंगे छात्राओं की शिक्षा में शिक्षकों की बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हो जाती हैं। एक तो आप देखे होंगे कि परिवार से बालिकाओं को विद्यालय तक बहुत कम भेजा जाता है, इसलिए वहाँ पे भी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि उन अभिभावकों को भी अब टीचर क्या करे, समझाए और उनको प्रोत्साहित करे उन बच्चियों को विद्यालय भेजने के लिए। आप देखेंगे अगर तो हमें देखने को मिलता है शिक्षा की जगत में कि हम बालकों को तो विद्यालय तक भेजते हैं, लेकिन बालिकाओं को भेजने में कहीं ना कहीं हम संकोच करते हैं, असुरक्षा महसूस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर टीचर की जो भूमिका है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मूल्यों की शिक्षा, देखिए यहीं से हम प्राथमिक शिक्षा से ही मूल्यों का डेवलपमेंट बच्चों में करें, सही आचरण करना सिखाएं, जैसे बड़ों का आदर करना, छोटे को प्रेम देना, ठीक है, और भी जैसे सांस्कृतिक मूल्य हो गए, नैतिक मूल्य हो गए, आर्थिक मूल्य हो गए और सैद्धांतिक मूल्य हो गए। ये बहुत सारे मूल्य हैं जो बच्चों में शुरुआत में ही डेवलपमेंट करना है, जिससे उनके अंदर करुणा, दया, सहयोग की भावना डेवलपमेंट होगी, एक दूसरे का सहयोग करना सीखेंगे यहीं पे। तो ये मूल्यों का जो आज वर्तमान समय में हरासमेंट होता चला जा रहा है, तो अगर प्राथमिक स्तर पर ही ये मूल्य डेवलपमेंट बच्चों में किए जाएंगे तो शायद उच्च जब शिक्षा लेंगे और लेकर निकलेंगे तभी एक अच्छे नागरिक होकर के ये निकल सकते हैं। आज वर्तमान समय में जो देखने को कम मिलता है, ठीक है, तो इसलिए मूल्यों के प्रति बच्चों को अवगत कराने की आवश्यकता है। इसलिए क्या किया गया, मूल्य की शिक्षा दी जाती है, जो कि नैतिक शिक्षा के अंतर्गत अवगत कराया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये भी सामग्री के रूप में सम्मिलित किया गया। बालकों में विद्यालय तत्परता का विकास करना, क्योंकि जब तक बालक विद्यालय में आएगा नहीं, उसको प्रोत्साहित करके विद्यालय में पंजीयन नहीं कराया जाएगा, तब तक टीचर कहाँ सिखा पाएगा, उसके घर थोड़ी ना जाके सिखाएगा। इसलिए विद्यालय में बच्चों को आने के लिए तत्परता होनी चाहिए, और इसके लिए अभिभावकों का भी अपना रोल है और टीचरों का भी अपना रोल है, उसके साथ साथ राज्य सरकार का भी अपना भूमिका है कि ताकि 1 से लेकर के 10 साल के बच्चे को कहीं ना कहीं विद्यालय में प्रवेश कराएं, उसका देखभाल रखने का उत्तरदायित्व भी राज्य सरकार को दिया गया है या है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं सामग्री जो है वो सॉफ्ट के अंतर्गत सम्मिलित की गई। तो प्यारे बच्चों, ये था आप लोगों का प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जहाँ पर भी आपको कुछ भी डाउट या समस्या, कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो आप लोग कमेंट करके
पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट हमको नहीं समझ में आया, फिर से समझा दीजिए। ठीक है, अब इसके पश्चात आपका जो नेक्स्ट क्लास रहेगा बेसिक शिक्षा परियोजना। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट कह सकते हैं कक्षा में अध्ययन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा में इसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। ये पूरा नोट कर लीजिएगा आप लोग।